नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी इंटरमीडिएट का अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारे अगर वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उनको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो ये बेल आइकन होता है इसको प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को हमारे जो भी अपडेट हैं वीडियो से संबंधित वो समय पर मिलते रहें। और साथ साथ मैं आपके साथ अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो शेयर करूंगा। ये हमारे चैनल का व्हाट्सएप नंबर है 7895860757। आप लोग अपनी इस विषय से संबंधित या कोई और विषय से संबंधित कोई भी शंका होती है, कोई प्रश्न होता है, कोई सवाल होता है तो आप लोग हमारे से इस नंबर पर मैसेज कर पूछ सकते हैं। हम लोग आपको जल्दी से जल्दी आपकी जो समस्या है उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोगों से फिर एक बार वो अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले, अपने दोस्त, ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनके साथ हमारे इन वीडियोस को, हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग मॉड्यूल 3 पर हैं जिसका कि शीर्षक है सांख्यिकी का परिचय। तो जो पिछला पार्ट था, पार्ट 6, उसमें हमने आंकड़ों को व्यवस्थित करने और उन्हें सारणी तथा आवर्ती बंटनों के रूप में संघनित मतलब कंडेंस करने का, मतलब उसको कम करने का, उन आंकड़ों को, उसके बारे में जानकारी हमने पाई थी। और आज जो हम ये नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका कि शीर्षक है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, जो कि पार्ट नंबर 7 है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो आंकड़े हमने संघनित किए हैं और संकलित करके फिर हमने को संघनित किया है व्यवस्थित करने के पश्चात, उनको प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाता है। उनको अगर आपको किसी को दिखाना है तो किस प्रकार से सारणी के रूप में, तालिका के रूप में, या बार ग्राफ के रूप में, या फिर पाई चार्ट के रूप में, ठीक है ना, इन सब के द्वारा किस प्रकार से आप आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रारंभ करते हैं। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण क्या होता है। हम आंकड़ों को तालिकाओं, रेखा चित्रों जो कि ग्राफ होते हैं, या रेखा चित्र या लेखा चित्र, ठीक है ना, डायग्राम या ग्राफ की सहायता से बहुत सटीक रूप में व्यवस्थित और प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम उनको कुछ चित्र के माध्यम से समझाते हैं तो चीजें आसानी से समझ में आती हैं। आपने देखा होगा कि मैं अपने वीडियोस में कई बार बहुत सारे चित्रों का उपयोग करता हूँ। चित्र के माध्यम से हमारा जो मस्तिष्क है वो आसानी से चीजों को समझ जाता है। सांख्यिकी में कई प्रकार के रेखा चित्र आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो हम पाठ पढ़ेंगे इसमें जो सारी चीजें हैं ये आपको आगे जब आप अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको ग्राफ के रूप में, इन रेखा चित्रों के रूप में, तालिकाओं के रूप में दी जाती है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे जो आंकड़े हैं वो इस प्रकार से प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आपको इन चीजों को पढ़ना आना चाहिए, आपको समझना आना चाहिए कि किस प्रकार से उसका आपको अर्थ निकालना है, किस प्रकार से आपको इन रेखा चित्रों को, इन तालिकाओं को, लेखा चित्रों को, इनको आपको पढ़ना है। ये चीज आपको आनी चाहिए। एज सच आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा सवाल नहीं आता है कि ये रेखा चित्र बनाइए या तालिका बनाइए, ठीक है ना। इस प्रकार का कोई सवाल मैंने आपके जो 2-3 साल के प्रश्न पत्र देखे उसमें नहीं आया था। लेकिन आगे जो आपको समझ आएगी, ये चीज आप जब पढ़ लेंगे सही से तो आगे आप चीजों को समझने में, अर्थशास्त्र जब आगे आप पढ़ेंगे तो वो बहुत सहायता करेगा, ठीक है। तो इस सब में जो हम देखेंगे उसमें हम तालिका के बारे में पढ़ेंगे इस पार्ट में, दंड चित्र के बारे में पढ़ेंगे जिसको बार ग्राफ बोलते हैं इंग्लिश में, वृत्त आरेख जिसको कि पाई चार्ट बोलते हैं, और काल सारणी आरेख यानी कि टाइम सीरीज का जो ग्राफ है उस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं तालिका के बारे में। तो किसी पूर्व निर्धारित ध्येय से, किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य से अगर जो सांख्यिकी आंकड़े हैं उनको स्तंभों और पंक्तियों में व्यवस्थित रूप से प्रस्तुति को तालिका कहते हैं। उनको अगर आप स्तंभों और पंक्तियों में, ठीक है ना, पंक्तियां इस प्रकार की जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो पंक्तियां होती हैं, और जो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर वाली लाइनें होती हैं, ऊर्ध्वाकार वाली, वो सारी क्या होती हैं, वो स्तंभ होते हैं, ठीक है ना। ये स्तंभ है नीचे को और ये सारी पंक्तियां हैं। तो इन अगर स्तंभों और पंक्तियों में आप व्यवस्थित रूप से अगर प्रस्तुत करते हैं तो उसको तालिका कहा जाता है, ठीक है ना। आपकी किताब में ऐसे दे रखा है कि एक जो तस्वीर होती है वो लगभग 1000 शब्द के बराबर होती है, ठीक है ना। इंग्लिश में एक ऐसा कहना है कि 1 पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स,
मतलब एक जो तस्वीर है वो लगभग 1000 शब्दों का काम कर देती है, ठीक है ना, आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। तो होता क्या है कि जो वक्तव्य है, जो हम बात बोलते हैं, उसकी अपेक्षा तालिका मानव मस्तिष्क पर अधिक गहरा प्रभाव छोड़ती है, ठीक है ना। तालिका और जो ग्राफ होते हैं या फिर जो जो डायग्राम्स हैं वो बहुत ज़्यादा असर दिमाग पर छोड़ते हैं। तो अगर जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक तालिका बना, आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है इस किताब के अंदर कि एक महाविद्यालय में 50 विज्ञान, 50 वाणिज्य, 50 कला के छात्र हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रमों में, ठीक है ना, जो 3 पाठ्यक्रम है, विज्ञान, वाणिज्य और कला, मतलब साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, तो उसमें गरीब परिवारों के छात्र समान संख्या में है, मतलब जो गरीब छात्र हैं वो सारे के सारे समान हैं, ठीक है ना। टोटल जो छात्र हैं 50 विज्ञान में हैं, 50 वाणिज्य में हैं और 50 कला में हैं। तो इसमें से बराबर बराबर संख्या में गरीब छात्र भी हैं, ठीक है, जिनकी कुल संख्या 30 है। तो अगर 30 संख्या है और 3 जगह आपको विभाजित करना है तो गरीब छात्र कितने हो गए एक कक्षा में? 10 हो गए, ठीक है ना। 10 विज्ञान में है, 10 वाणिज्य में है और 10 कला में है। इनको तीनों को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। विज्ञान और वाणिज्य के पाठ्यक्रम तो अमीर परिवारों में एक समान लोकप्रिय हैं, परंतु कला के अमीर छात्रों की संख्या उनसे दुगनी है, ठीक है ना। और महाविद्यालय में कुल मिलाकर 40 अमीर छात्र हैं। तो 40 अमीर छात्र हैं और सबसे ज्यादा किसमें है? कला में, ठीक है ना। कला में है दुगने, तो यानी कि अगर 10 साइंस में है और 10 कॉमर्स में है तो कला में कितने हुए? 20 हुए, ठीक है ना। और इनका टोटल कितना हो गया? 10 10 20 और 20 40, ठीक है ना। तो अब कुल मिला के कितने हो गए? 30 यहाँ हो गए, 20 यहाँ हो गए, 20 यहाँ हो गए। और अधिकांश छात्र मध्यम वर्गीय परिवारों से हैं और उनकी संख्या 80 है, ठीक है ना। तो इसमें से आप निकाल लेंगे जो बाकी के कितने बचे, यहाँ 20 और 10 30 और 20 और बचे, यहाँ 20 हो गए, यहाँ कितने हो गए? 30 हो गए, क्योंकि 10 10 पहले ही हो चुके हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के कितने जो मध्यम वर्ग के छात्र हैं, मिडिल क्लास के कितने छात्र हैं? ये 30 30 और 20, ये मिडिल क्लास के हैं। तो इसकी सहायता से आपको एक टेबल बनानी है, आपकी किताब में बना के दिखा रखी है। तो ये परिवार आ गए इधर, जो ये स्तंभ है, ये वाला स्तंभ परिवार को दिखाता है, ये वाला स्तंभ विज्ञान विषय के छात्रों की संख्या दिखाता है, ये कला विषय के छात्रों की संख्या दिखाता है, ये वाणिज्य की संख्या दिखाता है। और ये जो रो है, यानी कि जो पंक्ति है, ये पंक्ति सारी अमीर छात्रों की है, ठीक है ना। कितने हैं टोटल? 40 अमीर छात्र हैं, 10 विज्ञान में, 20 कला में और 10 वाणिज्य में। ये पंक्ति दिखाती है मध्यम वर्ग को और ये पंक्ति दिखाती है गरीब वर्ग को, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पंक्तियों और स्तंभों की सहायता से आप एक तालिका के माध्यम से जो ये इन्फॉर्मेशन थी, इतनी सारी, इतनी जो बहुत लंबी बात कर रखी थी, उसको आपने एक छोटे से उसमें दिखा दिया, एक छोटे से चित्र में आपने, छोटी सी तालिका में आपने उस पूरी इन्फॉर्मेशन को दिखा दिया। तो तालिका बनाने का उद्देश्य क्या होता है? परस्पर संबंधित आंकड़ों का सरल प्रस्तुतिकरण और तुलना को आसान बनाना, ठीक है ना। आप उसको आसानी से प्रेजेंट कर सकें और जो कंपैरिजन है वो इजी हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर गरीब परिवारों और अमीर परिवारों की तुलना करेंगे तो इस स्टेटमेंट से आपको क्लियर नहीं होंगी चीजें, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, इस तालिका को अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 10 छात्र, अगर विज्ञान में 10 छात्र अमीरों के तो 10 ही गरीब वर्ग के भी हैं। कला में 20 हैं अमीर वर्ग के तो 10 गरीब वर्ग के हैं। तो आप देख सकते हैं कि कला में जो गरीब वर्ग के छात्र हैं वो अमीर वर्ग से आधे हैं लगभग। तो इस प्रकार से आप आसानी से कंपैरिजन भी कर सकते हैं और प्रस्तुतिकरण भी सरल है। तो इससे पाठक वांछित जानकारी को आसानी से देख सकता है, पाठक वो जो उसको पढ़ रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और दिखा रखा है, इसमें 4 कंडीशंस हैं, मतलब 4 कंडीशंस क्या हैं कि कोई एक देश है ए करके, ए नाम का एक देश है, उस ए देश को बी सी डी और ई के साथ जो विदेश व्यापार कर रहा है, विदेशी व्यापार उसका होता है बी सी डी ई के साथ, तो उसमें कितना आयात है और कितना निर्यात है वो इस तालिका में दिखाया गया है। तो क्रम संख्या 1 पर यह दिखाया गया है कि जो ए देश है वो बी देश के साथ कितना आयात कर रहा है और कितना निर्यात कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से जो क्रम संख्या 4 है उस पर दिखाया गया है कि जो ए देश है वो ई देश के साथ कितना आयात कर रहा है और कितना निर्यात कर रहा है। तो ये जानकारी आपने सारी की सारी इस तालिका के माध्यम से दिखाई गई है, ठीक है ना। अब है तालिकाओं के प्रकार। तो तालिकाएं बेसिकली दो तरह की होती हैं, एक होती है संदर्भ या सामान्य उद्देश्य तालिकाएं। संदर्भ या सामान्य उद्देश्य जो तालिकाएं होती हैं ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन इनके अंदर जमा होती है, बहुत बड़ी होती है आकार में।
ठीक है ना। ये तालिकाएं एक प्रकार से जानकारी का भंडार होती हैं और इसमें इतनी बहुत बड़ी संख्या में विस्तृत जो सांख्यिकी सामग्री है वो भरी रहती है। हम इनसे छोटी छोटी अनेक तालिकाओं की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। व्युत्पत्ति का मतलब है कि हम इस जो बड़ी तालिका है इसमें से बहुत सारी छोटी छोटी तालिकाएं बना सकते हैं अपने काम के हिसाब से, अपने उद्देश्य के हिसाब से। ठीक है ना। ये तालिकाएं तो एक सामान्य उद्देश्य से बन गई, लेकिन विशेष उद्देश्य की जो तालिकाएं होती है, दूसरे प्रकार जो है तालिकाओं का वो है विशेष उद्देश्य व पाठ्य या परीक्षण तालिकाएं। तो इसमें क्या होता है, ये संदर्भ तालिकाओं से जानकारी लेकर बनाई गई छोटी तालिकाएं होती हैं। इनका उद्देश्य किसी विशेष आयाम या विषय से संबंधित प्रश्नों का सटीक उत्तर देना होता है। ठीक है ना। इनका सिर्फ इतना काम होता है। ये जो बड़ी संदर्भ वाली तालिकाएं हैं उनसे छोटी छोटी इनसे ही बनाई गई तालिका है। ठीक है ना। ये आकार भी इनसे छोटी होती है और किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए आप पूरे देश की इनकम की आपने एक तालिका बना ली, नेशनल इनकम की, ठीक है ना, राष्ट्रीय आय की। उसमें से आप अगर देखना चाहें कि किसी एक सेक्टर की आय, ठीक है ना, मान लीजिए ऊर्जा वाले उससे आपको कितनी आय हुई देश को, ठीक है ना, या फिर एक्सपोर्ट से कितनी आय हुई, तो उसकी एक अलग तालिका आप बना सकते हैं। ठीक है ना। तो जो पूरी राष्ट्रीय आय है उसकी एक तालिका हो गई और जो छोटे छोटे जो उसके कंपोनेंट्स है उसकी अलग तालिकाएं आप बना सकते हैं। जिस चीज़ की आपको गणना करनी है, जिस चीज़ के बारे में आपको अध्ययन करना है, उसके हिसाब से आप उसकी तालिका बना सकते हैं। अब है तालिकाओं के भाग या घटक। तालिका के कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे ऊपर होता है तालिका का क्रमांक, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 7.3। तो इसका मतलब क्या है, जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है तालिका संख्या इसमें इतने फलाना में देखिए, ठीक है ना, 7.1 में देखिए, 7.2 में देखिए। तो ये क्रमांक होता है ताकि आपको इजिली संदर्भ मिल जाए। आप किस तालिका की बात कर रहे हैं, पाठक सीधे उस तालिका तक पहुंच पाए, इसलिए उस तालिका का क्रमांक दिया जाता है। उसके बाद होता है तालिका का शीर्षक। ठीक है ना। ये शीर्षक दे रखा है। इसके पश्चात क्या होता है, इसके पश्चात होता है शीर्ष टिप्पणी। शीर्ष टिप्पणी का मतलब होता है जो नीचे जिन चीजों के बारे में नीचे बात की है, जिन चरों के बारे में बात की है, उसकी राशि क्या है, मतलब उसका मात्रक क्या है। तो यहाँ मात्रक करोड़ रुपए में है। मतलब यहाँ पे जो ये तालिका दिखाई गई है ये रुपए से संबंधित है और वो भी किस में, रुपए करोड़ में दिए गए हैं। ठीक है ना। अगर यहाँ पे 1 लिखा है तालिका के मुख्य भाग में तो उसका मतलब है 1 करोड़ रुपए। ठीक है ना। इसके पश्चात है पंक्ति और पंक्ति शीर्षक। तो ये होते हैं पंक्ति शीर्षक। तो ये पंक्तियां होती हैं, मैंने आपको बताया था, ये जो ऐसे क्षैतिज जो होती हैं वो क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं वो पंक्तियां होती हैं। तो ये हैं पंक्ति के शीर्षक, यहाँ दिए जाते हैं जैसा अभी पिछले आपने देखा था उसमें। और यहाँ होती हैं पंक्ति प्रविष्टियां। ठीक है ना। इसके पश्चात है मुख्य भाग या प्रसार या वितान। तो यहाँ पर जो ये मेन जो ये है, यहाँ पर संख्याएं लिखी रहती हैं। ठीक है ना। यहाँ पर स्तंभ और पंक्ति के हिसाब से संख्याएं दी गई होती हैं। ये मुख्य भाग कहलाता है तालिका का। ठीक है ना। इसके पश्चात होती है टिप्पणी। तो टिप्पणी आप कुछ भी ऊपर अगर कुछ आपसे छूट गया है या कुछ नहीं लिखा गया है उसके बारे में आप टिप्पणी नीचे दे सकते हैं। कुछ भी अगर आपको बताना है, जैसे मान लीजिए आपने ऊपर किसी एक टर्म का यूज कर लिया, जैसे आपने MU लिख दिया, मान लीजिए MU एक मात्रक है मिलियन यूनिट में। ठीक है ना। आपने इंग्लिश में खाली MU लिखा क्योंकि यहाँ पे आपने जगह बचानी चाहिए, तो आप नीचे लिख देंगे MU से आपका क्या मतलब है। MU का मतलब ये है। ठीक है ना। ये टिप्पणी में आ जाएगा। ठीक है ना। इसके पश्चात आता है आंकड़ों का स्रोत। तो आंकड़ों के स्रोत का मतलब है कि ये जो आंकड़े ऊपर आपने तालिका में दिए ये कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है ना। स्रोत के बारे में आपने बता दिया, क्या सोर्स है आपका। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको एक तालिका का एग्जाम्पल दिखा रखा है। ये जो मैंने इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो आपको भारत सरकार की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो वहाँ से ये तालिका ली है। इस तालिका में सकल राष्ट्रीय आय और निवल राष्ट्रीय आय के बारे में बताया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये तालिका 1.1, ये क्या हो गया, तालिका का शीर्षक, ये हो गया तालिका का क्रमांक, ये हो गया तालिका का शीर्षक। ठीक है ना। इसके पश्चात ये वर्ष में दे रखा है, ये क्या है, ये पंक्ति का शीर्षक है। ठीक है ना। पंक्ति का शीर्षक हो गया। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी चीजें पंक्ति का शीर्षक में कहलाएंगी और ये सारा का सारा क्या हो गया, इसका मुख्य भाग हो गया। ठीक है ना। और ये हो गया क्या, नोट, जो सबसे ये हो गया स्रोत, ये कहाँ से ली गई है, ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से ली गई है, जो ये सूचनाएं ऊपर इसमें तालिका में दे रखी हैं। और ये हो गई टिप्पणी। टिप्पणी में से लिख दिया कि स आ का मतलब है अनंतिम अनुमान, स आ का मतलब है संशोधित अनुमान और अग्र अनु का मतलब है अग्रिम अनुमान। ये यहाँ लिख रखे हैं।
ये जो छोटी छोटी अंकों में लिखे हुए हैं ये चीज़ इसने नीचे एक्सप्लेन कर रखी है टिप्पणी में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया होगा कि तालिका के जो मुख्य भाग होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ वो जो मैंने कहा था ना रुपए करोड़ में दे रखा है, यहाँ पे भी रुपए करोड़ में दे रखा है, ये एक दूसरा जो उसका एक घटक था, ठीक है ना, तालिका का। अब हम बात करते हैं दंड चित्र या रेखा चित्र की। तो एक दंड चित्र क्या होता है, पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए विशेष रूप से मोटी खींची गई रेखाओं द्वारा बनाया गया रेखा चित्र होता है। इस दंड की ऊंचाई ही संबद्ध चर की मात्रा या आवृत्ति को दिखाती है। तो जो ये दंड चित्र होता है इसमें क्या होता है, मोटी जो लाइनें होती हैं, मोटी रेखाओं के द्वारा बनाया गया एक रेखा चित्र होता है। और इसकी जो ऊंचाई होती है, जो उसकी ये ऊंचाई है, यही दिखाती है कि जो वेरिएबल है जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी मात्रा कितनी है या उसकी आवृत्ति क्या है, ठीक है ना। इसे एक आयामी रेखा चित्र भी कहा जाता है। ये जैसे मैंने आपको एक रेखा चित्र का या दंड चित्र का चित्र दिखा रखा है, ठीक है ना। ये दंड होते हैं, ये जो बना रखा है ये एक दंड है, ठीक है ना। इसको बार बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं बार ग्राफ। क्या बोलते हैं, बार ग्राफ। ये सारी की सारी बार हैं, ठीक है ना। तो ये किससे बना है, ये रेखाओं से बनाया गया है, ठीक है ना। ये रेखा से ये मोटी रेखा बन गई है, मान लीजिए एक पतली रेखा होती है, उसी को आपने थोड़ा मोटा कर दिया, उसी वो रेखा ही समझ लिया आप, ये मोटी रेखाओं द्वारा बनाया गया रेखा चित्र है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे जो पाठक है उसका ध्यान आकर्षित होता है। और जो इसकी ऊंचाई है, जो इसकी ये ऊंचाई है, यहाँ पर इसको नापते हैं, यही चर की मात्रा या आवृत्ति को दिखाती है, ठीक है ना। अब दंड चित्र कितने प्रकार के होते हैं, दंड चित्र दो प्रकार के होते हैं। साधारण दंड चित्र, जिसके फिर दो टाइप होते हैं, एक होता है एक दंड चित्र और बहुदंडीय चित्र, और दूसरा टाइप है बहुअवयवी या खंड दंड चित्र। ये किस किस प्रकार के होते हैं वो एक बार समझ लेते हैं। एक दंड चित्र में क्या होता है, ऊर्ध्व या क्षैतिज दंडों की रचना की जाती है। जैसे मान लीजिए हम तीन राज्यों की, जो तीन अलग अलग राज्य हैं आ, बा और सा, ये काल्पनिक राज्य हैं, इन राज्यों में कारों की संख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कोई एक प्रमाणित कोई डाटा नहीं है, ये ऐसी एक एग्जाम्पल के दे रखा है, ठीक है ना। राज्य आ, बा, सा की बात है और वहाँ कारों की संख्या इस प्रकार से हमने एक तालिका के रूप में दिखा रखी है। इसको अगर हम बार ग्राफ के रूप में दिखाना चाहें ऊर्ध्व दंडों की सहायता से, ठीक है ना, तो इसको आप ऊर्ध्व दंड से भी दिखा सकते हैं या क्षैतिज दंडों से भी दिखा सकते हैं। तो ऊर्ध्व दंड के सहायता से अगर दिखाएं, ऊर्ध्व को बोलते हैं वर्टिकल, तो वर्टिकल बार्स के हिसाब से अगर इसको दिखाना चाहें तो इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। यहाँ जो एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको, ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष में क्या है, ए, बी और सी, जो हम आ, बा और सा राज्यों की बात कर रहे हैं उनको हमने ABC के रूप में यहाँ लिख रखा है। ए जो राज्य है, और यहाँ पर हमने दिखा रखी है पंजीकृत कारों की संख्या, ठीक है ना। तो कारों की संख्या दिखा रखी है 0 से लेके 10,000, क्योंकि जो उच्चतम सीमा है वो है 10,000, तो 0 से लेके 10,000 दिखा रखी है। अब हमें पता है आ में कितनी कारें हैं, 8,000, तो हमने ले जाके इस दंड को कहाँ तक ले गए, 8,000 तक। इसकी जो ऊंचाई है वो दिखाती है कि जो ये चर है, चर क्या है, कारों की संख्या, कारों की संख्या ही चर है यहाँ पर। तो वो जो कारों की संख्या है वो कितनी है, ए में उस चर की मात्रा कितनी है, ठीक है ना, ये दिखा रहा है। बी में 10,000 है, तो बी सबसे ऊपर तक गया है, बी इसकी ऊंचाई यहाँ तक गई है जो कि 10,000 को दिखा रही है, ठीक है ना। और ऐसे ही सी जो है वहाँ पर 4,000 है, तो उसकी जो ऊंचाई है वो 4,000 तक ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक दंड चित्र की रचना की गई है। अगर आप चाहें, आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, इस प्रकार से खड़े वाले दंड नहीं पसंद आ रहे, ऊर्ध्व दंड जिनको बोलते हैं, तो आप क्षैतिज दंडों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये भी सेम वही डायग्राम बना हुआ है, इसमें केवल जो दंड हैं वो लेटे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसमें दिखा रखा है कि कार्स कितनी है, ये कार इस तरीके से दिखा रखा है, ये एक्स एक्सिस मान सकते हैं, इसको वाई एक्सिस मान सकते हैं। तो ये इस प्रकार से इसकी भी रचना की गई है, तो ये भी एक दंड चित्र है। एक दंड चित्र मैंने एक ये आपको एग्जाम्पल से दिखा रखा है, ये भी मैंने जो भारत का जो बजट है वहाँ से इसको लिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल अंतरण, जो पैसा भारत सरकार राज्यों को या जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटीज, यूनियन टेरिटरीज जिसको बोलते हैं, वहाँ पे कितना पैसा भारत सरकार ने दिया है अलग अलग सालों में, वो दे रखा है, ठीक।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये भी किसकी सहायता से दिखा रखा है, बार ग्राफ की सहायता से दिखा रखा है, ठीक है ना, दंड चित्र की सहायता से। अब हम बात करते हैं बहुदंडीय चित्र। जो दूसरे प्रकार का जो दंड चित्र है वो होता है बहुदंडीय। इसमें क्या है, कई बार एक ही दंड चित्र में अनेक संबंधित आंकड़ों की सारणियां अंकित करना उपयुक्त माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ एक दंड चित्र बनाना उपयुक्त पर्याप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अनेक संबंधित आंकड़े हैं, ठीक है ना। तो उनको, उन आंकड़ों को दिखाने के लिए आपको अलग अलग प्रकार के दंड की आवश्यकता पड़ती है, अलग अलग प्रकार के बार की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें जो बार है वो आप अलग अलग कलर के ले लेते हैं, ठीक है ना, या उनमें हैजिंग कर देते हैं या उसमें छाया दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी दशा में हम बहुदंडीय चित्र की रचना करते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ष या क्षेत्र आदि के लिए अलग अलग चरों यानी कि आंकड़ों के लिए अलग अलग दंड बनाए जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए ये दिखा रखा है कि किसी एक देश द्वारा जो आयात और निर्यात किया गया है उसके बारे में ये आंकड़े दे रखे हैं। तो 2009-10 में आप देख रहे हैं आयात कितना है और निर्यात कितना है। तो आप इसको कैसे दिखाएंगे, आपने क्या किया, आयात और निर्यात दोनों दिखाने हैं। तो एक बार से आप दिखाएंगे आयात को और एक बार से दिखाएंगे आप निर्यात को। तो आप या तो आयात और निर्यात वाले बारों को वो अंतर रखने के लिए आप क्या करेंगे, उनको अलग अलग कलर से, अलग अलग रंग से रंग देंगे, या फिर एक में छाया दिखा देंगे और एक को साफ रखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ किया गया है, यहाँ आयात को साफ रखा गया है और निर्यात को छाया यानी कि काले रंग से दिखा दिया गया है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं 2009-10 की अगर बात कर रहा है ये, ठीक है ना, 9-10 से बात शुरू हुई है। अब यहाँ इसने नंबर गलत डाल दिए हैं, ये 9-10 है, ठीक है ना, इसको सही कर लीजिएगा। ये 9-10 से शुरू हो रहा है और इसी तरीके से उसको बढ़ाते चले जाइएगा और लास्ट में आएगा 2012-13, ठीक है ना, 2012-13। ये किताब में आपके मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। तो 2009-10 में आयात कितना था, लगभग 3000 था, ठीक है ना, लेकिन 3000 से थोड़ा कम था, 2955 था। और निर्यात कितना था, लगभग 2500, ठीक है ना, यानी कि 2523 था, ठीक है ना। तो इस प्रकार बहुदंडी चित्र की रचना की जाती है। इन दोनों, यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं आप, यहाँ पे जो दो अलग अलग चर हैं, एक आयात और निर्यात, उनके लिए आपने अलग अलग दंडों का उपयोग किया है, एक गहरे काले रंग में और एक सफेद रंग में या बिना रंग में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इसको बोलते हैं बहुदंडीय चित्र। एक और बहुदंडीय चित्र दिखा रखा है। इसमें दिखा रखा है कि वर्ष 2010 में कितने बच्चे या कितने छात्र प्रथम श्रेणी में पास हुए, कितने द्वितीय श्रेणी में पास हुए और कितने तृतीय श्रेणी में पास हुए, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों की संख्या आप देख रहे हैं 2010 में 50 और 150, 200, 250 विद्यार्थी थे टोटल जो पास हुए, ठीक है ना। अगले साल इनकी संख्या 270 हो गई है, उसके अगले साल इसकी संख्या कितनी हो गई है, 360 हो गई है, ठीक है ना। हर बार संख्या बढ़ती जा रही है। तो आप कैसे दिखाएंगे, आप प्रथम श्रेणी को अलग दंड से दिखाएंगे, द्वितीय श्रेणी को अलग दंड से दिखाएंगे और तृतीय श्रेणी को अलग दंड से दिखाएंगे। जैसे प्रथम श्रेणी को तो आप सफेद दिखा रहे हैं जिसमें कुछ नहीं है, द्वितीय श्रेणी में आपने कुछ हैजिंग कर दी है, इसको हैजिंग बोलते हैं, जैसे लाइन से काट रखे हैं आपने, इस बार के अंदर बहुत सारी लाइनें खींच रखी हैं, ये हैजिंग कर रखी है, ठीक है ना। और तृतीय श्रेणी में आपने उसको गाढ़े काले कलर से दिखा रखा है, ठीक है। तो इसको, ये एक बहुदंडीय चित्र है। इसमें कितने दंड हैं, इसमें 3 दंड हैं। 3 दंड क्यों हैं, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग चर हैं, ठीक है ना। पहला चर तो हो गया प्रथम श्रेणी में पास हुए लोगों की संख्या, दूसरा है द्वितीय श्रेणी में पास हुए छात्रों की संख्या और तीसरा हो गया तृतीय श्रेणी में पास हुए छात्रों की संख्या। और अलग अलग वर्ष में ये अलग अलग है, ठीक है ना। तो इनको हमने अलग अलग वर्ष में अलग अलग दिखाया है, 2010 ये है, 2011 ये है और 2012 ये है। तो अगर आपको देखना होगा तो आप खाली इस चित्र को देख के समझ जाएंगे कि 2012 में सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो किससे पास हुए हैं, कितने बच्चे, लगभग 250 बच्चे जो हैं वो द्वितीय श्रेणी से पास हुए। देखिए 2012 में कितने पास हुए द्वितीय श्रेणी में, 250, जो कि अब तक का सर्वोच्च है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा जो बच्चे फर्स्ट आए थे वो कब आए थे, 2011 में आए थे। आप ये देख रहे हैं ना, ये जो ऊंचाई है ये इन दोनों से ज़्यादा है, ठीक है ना। आप यहाँ पर इसको देख भी सकते हैं कितना, देखिए 2011 में 60 बच्चे आए थे फर्स्ट, ठीक है ना, जो कि 2010 और 2012 की तुलना में ज़्यादा है। तो आप इस चित्र को देखकर ही समझ सकते हैं, ये बहुदंडीय चित्रों का ये फायदा है। और अक्सर क्या होता है, अक्सर जो ये दंड हैं ये हम 3 दंड तक ही इनका उपयोग करते हैं। जो 3 दंडों का ये आपने देखा है बहुदंडीय चित्र, अधिकतर 3 दंड से ज़्यादा हम उपयोग में नहीं लाते, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा घिचर पिचर हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें एक ही उसमें
आ जाती हैं और फिर थोड़ा सा बिगड़ जाता है स्वरूप। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि 3 दंड तक ही रखे जाएं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अवयवी या खंड दंड चित्र की। इसमें क्या है, एक साधारण दंड केवल एक चर को दिखाता है, किंतु यदि एक ही चर के विभिन्न अंशों का विवरण दिखाना हो, मतलब एक ही चर तो एक ही है लेकिन उसके विभिन्न अंशों का विवरण आपको दिखाना हो, तो हम विभाजित खंड या अवयवी खंड दंड चित्रों का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं ये आपको देखकर समझ में आएगा। मतलब एक ही चर के विभिन्न अंशों का विवरण आप एक ही दंड में दिखा देंगे। ठीक है ना, दंड केवल एक ही रहेगा, दंड एक होगा, उसमें आप अलग अलग कलर कर देंगे मान लीजिए। ठीक है ना, एक चर के आपने अलग अलग भाग कर दिए, एक में हैज कर दिया, एक को ऐसे रहने दिया और एक को गाढ़ा गाढ़ा काला कर दिया। ठीक है ना, जैसे अभी आप देखकर समझेंगे। जैसे विभिन्न विश्वविद्यालयों में परीक्षा दे रहे छात्रों की संख्या है, तो विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो छात्र परीक्षा दे रहे हैं उसमें से कुछ छात्र हो सकता है किसी वो साइंस के हों, कुछ हो सकता है आर्ट के हों। ठीक है ना, जैसे ये हम बात कर रहे थे विश्वविद्यालय की, तो ये आ गया। जैसे ये आपको ये 5 चीजें देनी, 4 चीजें इसके अंदर हैं, 4 अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, जानकारियां होंगी। जैसे एक ही चर है, छात्रों की संख्या चर एक ही है, लेकिन कला के छात्र अलग हैं, विज्ञान के छात्र अलग हैं, वाणिज्य के छात्र अलग हैं, और विधि यानी कि लीगल यानी कि लॉ, तो कुछ लोग आर्ट्स पढ़ रहे हैं, कुछ साइंस पढ़ रहे हैं, कुछ कॉमर्स पढ़ रहे हैं और कुछ लॉ पढ़ रहे हैं, लीगल की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो विश्वविद्यालय आ के छात्रों की संख्या दे रखी है, ये बा के दे रखी है और ये सा के दे रखी है। तो कुल छात्र हैं इसके 20,000, इसमें छात्र पढ़ रहे हैं 15,000, इसमें पढ़ रहे हैं 10,000। ठीक है ना, और इन सबका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, कला के अलग है, विज्ञान के अलग है, वाणिज्य के अलग है और विधि के अलग हैं। तो अगर आप इनको एक दंड चित्र में दिखाना चाहें तो 3 दंडों से भी आप इनको दिखा सकते हैं। किस प्रकार से, खंड दंड चित्र के माध्यम से, जिसमें कि एक ही दंड के विभिन्न खंड किए जाते हैं। ठीक है ना, बार एक ही है लेकिन वो बहुत सारे क्लासेस में या बहुत सारे डिविजन्स में बटा हुआ है। दंड एक है, जैसे ये आ यानी कि विश्वविद्यालय आ को दिखाता है, ये जो दंड है। और इसमें फर्दर ये जो कलर है ये कला को दिखा रहा है, ये जो सफ़ेद कलर है ये विज्ञान को दिखा रहा है, ये जो थोड़ा गहरा सा कलर है वो वाणिज्य को दिखा रहा है, और बहुत गाढ़ा कलर जो है वो कानून को दिखा रहा है, जो बिल्कुल काला है, ब्लैक। ठीक है ना, तो आप इसकी सहायता से आप सारी जो ये इन्फॉर्मेशन है, ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, उसको आप इस दंड चित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं, जिसको कि खंड दंड चित्र कहा जाता है, अवयवी या खंड दंड चित्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक बहुत सारे अवयव एक ही दंड चित्र में, एक ही दंड में दिखाए गए हैं। इसमें ये बहुदंडीय नहीं है। ठीक है ना, इसमें एक ही दंड के बहुत सारे खंड कर दिए गए हैं। ठीक है ना, बहुत सारे भागों में उसको बांट दिया गया है और सारी इन्फॉर्मेशन को दिखा पा रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, ये विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। अब आप इससे कंफ्यूज मत होना कि ये 20 क्यों दे रखी है खाली, ये इनको यहाँ पर 1000 में लिखना चाहिए था। ठीक है ना, कायम लिखना चाहिए था 1000 में। ये जो संख्या है ये 20,000 होनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो आ विद्यालय है उसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, टोटल 20,000, और ये यहाँ पर इसकी मात्रा को दिखा रहा है। इसमें अंदर जो इनकी जो दूरियां हैं, जो ये लंबाई होगी वो सब इसके हिसाब से होगी। जैसे अगर ये कला वाले हैं सबसे ऊपर है ना, तो कला वाला ये कहाँ जाएगा, ये 8 इतना ही होना चाहिए, 8,000 होना चाहिए। ठीक है ना, तो सबकी जो डिस्टेंस है वो उनकी जो उस चर की मात्रा है उसके हिसाब से तय होती है। ठीक है ना, उस खंड की मोटाई उस चर की मात्रा के हिसाब से तय की जाती है। ठीक है ना, और इस प्रकार से आप इस सारी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है वृत्त आरेख। इसे कोणीय आरेख भी कहते हैं। इनका आंकड़ों का प्रतिशत बंटन को दर्शाने के लिए अधिक प्रयोग होता है। इनका जो प्रयोग है वो आंकड़ों का प्रतिशत दिखाने के लिए, जो प्रतिशत बंटन मतलब कितने परसेंट किसके, कितने परसेंट किसके, कितने परसेंट किसके, एक ही चीज को अगर आप कई सारे परसेंटेज में बांटना हो तब आप वृत्त आरेख, जिसको पाई चार्ट बोलते हैं, उसके हिसाब से दिखा सकते हैं। इन सभी वर्गों या विभाजनों को एक वृत्त आरेख द्वारा बहुत अच्छी तरह से दिखाया जाता है। जहां आपको एक किसी चीज की छोटी छोटी परसेंटेज दिखानी हो वहां आप इसका उपयोग करते हैं। ये एक वृत्त होता है जिसके विभिन्न खंड दिखाए जा रहे आंकड़ों के अनुपात के समानुपाती होते हैं। इसी कारण से प्राय प्रतिशत अंशों द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे ये मैंने एक उदाहरण दिखा रखा है, ये भी मैंने भारत का जो बजट है इस बार का उससे लिया है। इसमें ये पेंशन को इसमें दिखाया गया है कि जो 100 पैसे हैं टोटल,
ठीक है ना। 100 पैसे बजट के हिसाब से किस प्रकार से बंटन उनका बंटवारा किया गया है। तो पेंशन के मद में 5 पैसे गए हैं 100 में से, अन्य व्यय में 10 पैसे गए हैं, डिफेंस यानी कि रक्षा के क्षेत्र में 8 पैसे गए हैं, आर्थिक सहायता में 9 पैसे, ठीक है ना। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 16 पैसे, ठीक है ना। केंद्र प्रायोजित परियोजनाएं जो होती हैं वो 9 पैसे हैं, ब्याज अदायगी 20 पैसे और केंद्रीय क्षेत्र की योजना 13 पैसे और वित्त आयोग और अन्य अंतरण 10 पैसे। तो ये एक पाई चार्ट दिखा रखा है कैसे प्रयोग में लाया जाता है और क्यों ये आपके लिए आवश्यक है, क्यों आपको वृत्त आरेख को जानना चाहिए ना। बहुत ज़्यादा आपके काम की ये चीज़ है। अगर आप आगे पढ़ेंगे अर्थशास्त्र तो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। अब किस प्रकार से वृत्त आरेख बनाया जाता है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे ना, ठीक है। जो आगे की सारी चीज़ें हैं हम ये अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं जो कि है 7895860757। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से, कोई भी अन्य टॉपिक से, तो आप हमारे से इस नंबर पर मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। और अंत में आप लोगों से फिर वही अनुरोध है कि आप लोग अपने जानने वाले, अपने ऐसे दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से इंटरमीडिएट या हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे हों, उनके साथ हमारे इन वीडियोज़ को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।